जरा इस दृश्य के बारे में सोचिए। इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान की राजधानी है, वहां प्रधानमंत्री कार्यालय से मतलब मात्र 5 किलोमीटर की दूरी, सुरक्षा एकदम चाक चौबंद, हर तरफ रडार लगे हैं, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी तैनात है वहाँ। बिल्कुल। और अचानक से आसमान से एक हमला होता है, एक बेहद सटीक ड्रोन हमला। जी। अब जब किसी देश की राजधानी के इतने वीआईपी इलाके में ऐसा कुछ होता है ना, तो पहली सोच यही आती है कि शायद ये किसी बड़ी वैश्विक महाशक्ति ने किया होगा, या किसी बहुत बड़े पारंपरिक दुश्मन देश का काम होगा। एग्जैक्टली। लेकिन असलियत कुछ और ही है। ये हमला किसी महाशक्ति ने नहीं किया, ये हमला किया है तालिबान ने। वही तालिबान जिसे कुछ समय पहले तक बस पहाड़ों में छुपने वाला एक गुट माना जाता था। जी हाँ। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम एक बेहद हैरान कर देने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। हमारा जो आज का विषय है ना, वो इस बात पर फोकस करता है कि कैसे पाकिस्तान आर्मी की जो खुद की बनाई हुई जिहाद फैक्ट्री थी, उसका स्वाद अब उन्हें खुद चखना पड़ रहा है। सही कहा। इस पूरी घटना को द तालिबान बूमरैंग का नाम दिया जा रहा है। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक रणनीति जो दूसरों को बर्बाद करने के लिए बनाई गई थी, आज खुद उसी देश के गले की हड्डी बन गई है। इस चर्चा की गहराई में जाने से पहले मैं एक बात एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बिल्कुल, बताइए। देखिए, इस पूरी चर्चा का जो उद्देश्य है ना, वो किसी भी राजनीतिक, वैचारिक या राष्ट्रीय पक्ष का समर्थन करना या उसे नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है। भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, वो बहुत जटिल होती है। इसमें कई ऐतिहासिक घटनाक्रम होते हैं, कूटनीतिक चालें होती हैं। तो हमारा काम यहाँ सिर्फ उन तथ्यों और जो भी जानकारी पब्लिक डोमेन में है, उसका पूरी तरह से निष्पक्ष और तटस्थ होकर विश्लेषण करना है जी, ताकि श्रोताओं के सामने इस पूरे घटनाक्रम की एक साफ तस्वीर आ सके। किसी को भी सही या गलत ठहराना हमारा काम नहीं है। ये एक बहुत ही जरूरी बात कही आपने। और इसी निष्पक्षता के साथ आज के इस चर्चा को हम मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटकर देखने वाले हैं। हाँ। सबसे पहले तो हम इन दोनों ताकतों के बीच के अंतर को समझेंगे। मतलब एक तरफ पारंपरिक सेना है और दूसरी तरफ एक गुरिल्ला गुट। तो जमीन पर ये लड़ाई आखिर दिखती कैसी है? सही बात है। उसके बाद हम थोड़ा इतिहास के पन्नों में पीछे जाएंगे, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा जिहादी नेटवर्क रातों रात तो खड़ा नहीं हो जाता ना। हम इस दुश्मनी की जड़ों को तलाशेंगे। बिल्कुल। और अंत में जो सबसे दिलचस्प बात है, हम पाकिस्तान के मौजूदा सैन्य नेतृत्व, खासकर जो जनरल आसिम मुनीर हैं, उनका जो वॉर गेम चल रहा है, उस पर गौर करेंगे कि कैसे बाहरी युद्ध का इस्तेमाल घर की राजनीति को साधने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हालिया घटनाओं के बारे में आपका क्या मानना है? इस पूरी स्थिति को समझने के लिए ना, जो हाल ही में घटनाएं हुई उन पर नजर डालना बहुत अहम है। देखिए, अब ये कोई छोटी मोटी गोलीबारी या बस एक सीमा विवाद नहीं रह गया है। मतलब ये पूरी तरह से ये पूरी तरह से एक ओपन वॉर यानी खुले युद्ध का रूप ले चुका है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर काबुल, कंधार और पख्तिया जैसे अहम इलाकों में सीधे एयर स्ट्राइक की हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। किसी संप्रभु देश की सीमा के अंदर घुसकर ऐसा करना एक बहुत बड़ा और गंभीर सैन्य कदम है। और इसके जवाब में जो हुआ वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। मतलब तालिबान अब वो गुट नहीं रहा जो चुपचाप इस तरह के हवाई हमलों को सह लेगा। जी नहीं, उन्होंने तुरंत पलटवार किया। और वो भी कैसे? पाकिस्तान के अंदर 3 अलग-अलग सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमले करके। वही इस्लामाबाद के प्रधानमंत्री कार्यालय के पास वाला हमला। हाँ, वो इसी कड़ी का हिस्सा था। और ये पूरा घटनाक्रम इसलिए भी हैरान करता है क्योंकि अगर हम दोनों तरफ की ताकतों को सिर्फ कागजों पर तौले ना, तो ये मुकाबला बिल्कुल बेमेल नजर आता है। कैसे? मतलब आंकड़ों में कितना फर्क है? अगर आप ग्लोबल फायर पावर 2026 के इंडेक्स को देखें तो पाकिस्तान की सेना दुनिया में 14वें नंबर पर आती है। 14वें नंबर पर? काफी ऊपर है। जी। उनके पास लगभग 6,60,000 एक्टिव सैनिक हैं। 465 के करीब कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिनमें वो अमेरिका से मिले वाले आधुनिक F-16 भी शामिल हैं। टैंक है, तोपें हैं और सबसे बड़ी बात, उनके पास लगभग 170 परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर वॉरहेड्स। बाप रे, ये तो मतलब एक बहुत ही विशाल और पूरी तरह से आधुनिक सैन्य ढांचा हुआ। बिल्कुल। और अब इसके विपरीत अगर आप तालिबान की क्षमता को देखें। हाँ, मैंने पढ़ा था कि उनके पास लगभग 1,72,000 लड़ाके हैं,
जी, जिसे वो लोग जल्दी 2 लाख तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन अगर आधुनिक हथियारों और सिस्टम की बात करें तो उनके पास तो कोई वायुसेना है ही नहीं। कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है जो F-16 जैसे विमानों को रोक सके। एकदम सही। उनके पास गिने चुने कोई 6 पुराने विमान होंगे और कुछ 23 हेलीकॉप्टर, और वो भी ज्यादातर सोवियत संघ के जमाने के हैं, जो शायद उड़ भी नहीं सकते होंगे अब। हाँ, कहा जाता है कि स्पेयर पार्ट्स ही नहीं है उनके पास, तो कई तो जमीन पर ही खड़े रहते हैं। तो फिर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी कम सैन्य क्षमता वाला एक गुट पाकिस्तान जैसी विशाल फौज को इतनी कड़ी टक्कर आखिर दे कैसे रहा है? देखिए, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि तालिबान किसी पारंपरिक युद्ध के नियम मानता ही नहीं है। मतलब वो आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते? बिल्कुल नहीं। उनकी असली ताकत उन पुराने जहाजों या टैंकों में नहीं है, बल्कि उस जैकपॉट में है जो 2021 में उनके हाथ लगा था। आप अमेरिकी हथियारों की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़कर वापस गई थी ना, तो वो अपने पीछे लगभग $7 अरब के अत्याधुनिक हथियार वहीं छोड़ गई थी। $7 अरब? मतलब अचानक से एक गुरिल्ला गुट के हाथों में M16 राइफलें आ गईं, हमवी गाड़ियां आ गईं, और वो लेजर गाइडेड स्नाइपर, और सबसे खतरनाक वो नाइट विजन गॉगल्स भी। बिल्कुल। और इसके अलावा उन्हें सोवियत काल के सैकड़ों T-55 और T-62 टैंक भी मिल गए। भले ही वो टैंक इतने मॉडर्न ना हो, लेकिन एक गुरिल्ला गुट के लिए ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बड़ा बदलाव है। जी। लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि क्या सिर्फ नाइट विजन गॉगल्स और कुछ अमेरिकी राइफलों के दम पर एक शक्तिशाली वायुसेना का सामना किया जा सकता है? सीधे खुले मैदान में तो बिल्कुल सामना नहीं किया जा सकता, और तालिबान ये बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो खुले मैदान में आते ही नहीं है। तो वो लड़ते कहाँ हैं? अगर आप खैबर पख्तूनख्वा और वो जो पूरी अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा है उसके भूगोल को समझें, तो वो पूरा इलाका घने जंगलों, बेहद गहरी घाटियों और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों से भरा हुआ है। ऐसे भूगोल में ना एक पारंपरिक सेना के भारी भरकम टैंक और उनके F-16 लड़ाकू विमान बहुत ज्यादा असरदार नहीं रह जाते। आप किसी एक छिपे हुए स्नाइपर या जंगल में घात लगाए बैठे 10-15 लड़ाकों के समूह पर F-16 से बमबारी थोड़ी कर सकते हैं। सही बात है। मतलब ये पूरी तरह से हिट एंड रन वाली रणनीति है। एग्जैक्टली। लड़ाके आईडी लगाते हैं, जिसे हम इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस कहते हैं। वो सेना के काफिले पर अचानक हमला करते हैं, और इससे पहले कि सेना पलटवार करने के लिए तैयार हो पाए, वो वापस उन्हीं घाटियों में गायब हो जाते हैं। जी, उन्हें उस इलाके के चप्पे चप्पे की समझ है। लेकिन सिर्फ भूगोल और हथियार ही काफी नहीं होते इस लड़ाई में। किसी भी गुरिल्ला युद्ध की सफलता के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत होती है ना, वो है स्थानीय लोगों का समर्थन। और ये समर्थन उन्हें रातों रात तो मिला नहीं होगा। इसके पीछे जरूर कोई गहरा ऐतिहासिक और सामाजिक कारण होगा। बिल्कुल है। और इस सामाजिक कारण को समझने के लिए हमें डूरंड लाइन के इतिहास को देखना पड़ेगा, जो 1893 में खींची गई थी। जी, 1893 में ब्रिटिश काल के दौरान ये सीमा रेखा खींची गई थी, लेकिन जो पश्तून समुदाय है ना, उसने इसे कभी भी दिल से स्वीकार नहीं किया। क्योंकि सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोगों की भाषा, उनका पहनावा, संस्कृति और यहाँ तक कि रिश्तेदारियां भी तो एक जैसी हैं। हाँ, और तालिबान भी इस डूरंड लाइन को बस एक कृत्रिम विभाजन मानता है, वो इसे मानते ही नहीं। और मेरे ख्याल से इस सांस्कृतिक जुड़ाव के अलावा भी एक और चीज है जिसने इस गुस्से को हवा दी है। आप किस घटना की बात कर रही हैं? वो जो लगभग 1 दशक पहले हुआ था, पाकिस्तानी सेना ने खैबर पुख्तूनख्वा के इलाकों में ज़रबे-अजद जैसे जो बड़े सैन्य ऑपरेशंस चलाए थे। हाँ, बिल्कुल। इन ऑपरेशनों का मकसद तो उग्रवाद को ख़त्म करना था, लेकिन इसका जो ज़मीनी असर हुआ वो लोगों के लिए बहुत दर्दनाक था। जी, लाखों स्थानीय लोगों को अपने ही घर छोड़कर विस्थापित होना पड़ा था। उनके गांव तबाह हो गए। तो इस तबाही ने स्थानीय आबादी के मन में अपने ही देश यानी राज्य के प्रति एक बहुत गहरा अविश्वास और गुस्सा भर दिया। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू है। देखिए, जब स्थानीय लोगों का राज्य से मोह भंग हो जाता है ना, तो वे उन ताकतों की तरफ झुकने लगते हैं जो उस राज्य के खिलाफ खड़ी होती हैं। मतलब आज यही वजह है कि सीमा पार से जो तालिबान लड़ाके आती हैं, उन्हें वहां के लोग अजनबी नहीं बल्कि अपने ही समुदाय का हिस्सा मानते हैं। बिल्कुल, उन्हें वहां शरण मिलती है, खाना मिलता है, और सबसे अहम बात, उन्हें पाकिस्तानी सेना की हर हरकत की एकदम सटीक खुफिया जानकारी या इंटेलिजेंस मिलती है। और बिना स्थानीय समर्थन के कोई भी गुरिल्ला युद्ध इतने लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता। कभी नहीं टिक सकता।
और इसी पश्तून कनेक्शन और स्थानीय समर्थन के बीच ना एक और बेहद खतरनाक नाम उभर कर आता है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। जी, टीटीपी। ऐसा लगता है कि ये गुट इस पूरे संघर्ष को एक नया और बहुत ही खौफनाक मोड़ दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है। और देखिए, टीटीपी कोई छोटा मोटा गुट नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक इनके पास 30 से 35 हजार कट्टर लड़ाके हैं। 35,000? हाँ, और वैचारिक रूप से ये अफगान तालिबान के बिल्कुल जुड़वां भाई जैसे हैं। दोनों का लक्ष्य और सोचने का तरीका एकदम एक है। अगर हम इस पूरे परिदृश्य के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर देखें ना, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। कैसी? अफगान तालिबान जो अभी सत्ता में है, वो टीटीपी के लड़ाकों को अफगानिस्तान में सुरक्षित पनाह दे रहा है। उन्हें वहां ट्रेनिंग दी जा रही है, और जो अमेरिका से मिले अत्याधुनिक हथियार थे, वो भी अब टीटीपी तक पहुंच रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब तो ये हुआ ना कि पाकिस्तानी सेना अब एक साथ दो मोर्चों पर फंस गई है। एग्जैक्टली। मतलब एक तरफ सीमा पर अफगान तालिबान उनके लिए सिरदर्द बना हुआ है, और दूसरी तरफ देश के अंदर घुसकर टीटीपी लगातार हमले कर रहा है। और इन हमलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर हम 2025 के आंकड़ों पर गौर करें, तो टीटीपी द्वारा किए गए हमलों में 90% की भयानक वृद्धि देखी गई है। 90%? ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब सड़क किनारे बम धमाके होना, सुरक्षा बलों की चौकियों पर आत्मघाती हमले होना, ये सब तो अब वहां रोजमर्रा की बात हो गई है। जी, और ये जो लगातार चलने वाला युद्ध है ना, ये किसी भी सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए काफी होता है। सैनिक हर पल इस खौफ में रहते हैं कि पता नहीं अगला हमला कहां से हो जाएगा या कब हो जाएगा। बिल्कुल, और ये मनोवैज्ञानिक थकान हथियारों की कमी से भी ज्यादा खतरनाक होती है। सही कहा आपने। लेकिन जब इस पूरी स्थिति पर गौर करते हैं ना, तो एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल जहन में आता है। पाकिस्तान जैसी मजबूत सैन्य और खुफिया क्षमता वाली व्यवस्था आखिर इस दलदल में फंसी कैसे? मतलब ये कोई बाहरी दुश्मन तो है नहीं जिसने अचानक से हमला कर दिया हो। जी नहीं, और यहीं पर ना कहानी वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है। यहाँ कहानी वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है, और इसके लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जहाँ इस पूरी जिहाद फैक्ट्री की नींव रखी गई थी। बिल्कुल। क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये दशकों पुरानी एक कूटनीतिक और रणनीतिक भूल का नतीजा है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1970 के दशक में, जब पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक का सैन्य शासन था। उस दौरान ना राज्य की नीतियों का बहुत ही आक्रामक रूप से इस्लामीकरण किया गया था। लेकिन जो असली मोड़ आया, वो आया 1979 में, जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर सैन्य हस्तक्षेप कर दिया था। उस समय तो शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर अपने चरम पर था ना। जी, और अमेरिका किसी भी कीमत पर सोवियत संघ को अफगानिस्तान में रोकना चाहता था, लेकिन वो सीधे तौर पर उनसे लड़ना नहीं चाहता था। हाँ, और यहीं से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई। बिल्कुल। अमेरिका और सऊदी अरब से बेतहाशा पैसा और हथियार आने लगे पाकिस्तान के पास, और ISI ने क्या किया? उन्होंने इन संसाधनों का इस्तेमाल करके मदरसों से हजारों युवाओं को निकाला। उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा की ट्रेनिंग दी, उन्हें मुजाहिदीन बनाया और अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं से लड़ने के लिए भेज दिया। और ये रणनीति उस समय के लिए तो सफल रही, क्योंकि 1989 में सोवियत संघ हार मानकर अफगानिस्तान से वापस चला गया था। हाँ, वो चले गए, लेकिन पाकिस्तान का जो असल कूटनीतिक खेल था ना, वो तो इसके बाद शुरू हुआ। वो कैसे? देखिए, सोवियत संघ के जाने के बाद अफगानिस्तान में सत्ता को लेकर एक भयानक गृहयुद्ध छिड़ गया। अब पाकिस्तान के रणनीतिकारों को लगा कि ये तो एक सुनहरा मौका है। उन्हें अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार चाहिए थी जो पूरी तरह से उनके इशारों पर नाचे। और इस सोच के पीछे जो सबसे बड़ा सिद्धांत था, वो था रणनीतिक गहराई, यानी स्ट्रेटेजिक डेप्थ। जी। इसे हम एक बहुत ही सरल से उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर के एक तरफ एक बहुत मजबूत पड़ोसी है जिससे आपकी पुरानी दुश्मनी है, जैसे कि पाकिस्तान के संदर्भ में देखा जाए तो भारत। ऐसे में आप चाहेंगे ना कि आपके घर के जो दूसरी तरफ वाला पड़ोसी है, उसका घर हमेशा ऐसा रहे जहां आप बेरोक टोक आ जा सकें। बिल्कुल। ताकि जरूरत पड़ने पर आप वहां छिप सकें या वहां से अपनी रक्षा कर सकें। तो पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान वही दूसरा घर था। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। और इसी रणनीति गहराई को हासिल करने के लिए 1994 में तालिबान का जन्म हुआ और उन्हें एक बहुत ही ताकतवर गुट में बदल दिया। और इसी का नतीजा था कि 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। जी,
पाकिस्तान को उस वक्त लगा कि बस उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, लेकिन फिर साल 2001 में 9/11 का आतंकी हमला हो गया। और अमेरिका ने अफगानिस्तान पर धावा बोल दिया। बिल्कुल। और यहीं से पाकिस्तान का वो मशहूर डबल गेम शुरू हुआ, जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। डबल गेम, जी हाँ। मतलब एक तरफ तो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देते हुए खुद को वॉर ऑन टेरर यानी आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध का सबसे अहम सहयोगी बताया। और इसके बदले में उन्हें अमेरिका से अरबों डॉलर की सैन्य और आर्थिक मदद भी मिली। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ वही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां क्वेटा और बाकी इलाकों में तालिबान नेताओं को सुरक्षित पनाह भी दे रही थीं। वे छिपकर उन्हें फिर से संगठित कर रही थीं ताकि वे अमेरिकी सेना के खिलाफ लड़ सकें। ये एक बेहद खतरनाक खेल था। मतलब आप उसी हाथ से पैसे ले रहे हैं जिस हाथ पर आपके पाले हुए लड़ाके गोलियां चला रहे हैं। और ये खेल को एक दो साल नहीं, पूरे 20 साल तक चला। जी। और फिर 2021 में वो समय आया जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से पूरी तरह से वापसी कर ली और तालिबान ने फिर से काबुल पर कब्जा कर लिया। मुझे याद है उस समय पाकिस्तान के सत्ता के गलियारों में जो जश्न का माहौल था वो देखने लायक था। हाँ, और उस जश्न का सबसे बड़ा प्रतीक वो तस्वीर थी। कौन सी तस्वीर? वो जिसमें तत्कालीन ISI चीफ काबुल के एक होटल की बालकनी में चाय की प्याली हाथ में लिए मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। ओ हाँ, वो वायरल तस्वीर। जी, वो तस्वीर एक तरह से ये संदेश दे रही थी कि देखो, हमने अमेरिका को हरा दिया है और अब अफगानिस्तान पूरी तरह से हमारी मुट्ठी में है। वो तो अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस का चरम था। हाँ, बिल्कुल था। लेकिन ये खुशी ना बहुत कम समय के लिए थी, क्योंकि सत्ता में बैठते ही तालिबान का रवैया पूरी तरह से बदल गया। और इसी को बूमरैंग इफेक्ट कहा जाता है। हाँ, है ना? जी। जैसे एक बूमरैंग को हवा में फेंकने पर वो घूमकर वापस फेंकने वाले के पास ही आ जाता है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान की ये रणनीति उसी पर पलटवार कर गई। एकदम सही। तालिबान ने सत्ता में आते ही साफ कर दिया कि भैया हम कोई कठपुतली नहीं है। उन्होंने डूरंड वाइन पर बाड़ लगाने का विरोध करना शुरू कर दिया, पाकिस्तानी इशारों पर काम करने से साफ इनकार कर दिया और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन TTP को शरण दे दी। ये सच में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक सबक है। मैंने रक्षा विशेषज्ञ क्रिस्टीन फेयर का एक विश्लेषण पढ़ा था। वो इस स्थिति को बहुत सटीकता से बयां करता है। उन्होंने क्या कहा था? उनका कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा से जिहादी गुटों का इस्तेमाल अपनी विदेश नीति के हथियार के रूप में किया है, लेकिन वे कभी भी इन गुटों पर अपना पूर्ण नियंत्रण नहीं रख पाए। हाँ, सही बात। ये तो उसी तरह है जैसे कोई अपने आंगन में एक जहरीला सांप पाले और ये उम्मीद करे कि वो सांप सिर्फ पड़ोसियों को ही काटेगा। लेकिन एक न एक दिन वो सांप पालने वाले को ही डस लेता है। बिल्कुल। और आज वही हो रहा है। वो सांप अब पलटकर डस रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में ना एक और बेहद दिलचस्प मोड़ है। वो क्या? देखिए, जब एक देश की सेना इतने बड़े बाहरी और आंतरिक खतरे से जूझ रही हो तो आमतौर पर पूरा ध्यान उस खतरे को खत्म करने पर होना चाहिए, है ना? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के जो मौजूदा सेना प्रमुख है जनरल आसिम मुनीर, उनकी रणनीति कुछ और ही इशारा कर रही है। ऐसा लग रहा है कि इस संकट का इस्तेमाल एक बहुत बड़े वॉर गेम के लिए किया जा रहा है। ये जो आपने पॉइंट उठाया ना, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, मई 2025 में, हाँ, तब भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन की एक छोटी सी जंग हुई थी। हाँ। और उस जंग के तुरंत बाद पाकिस्तान में एक बड़ा नैरेटिव सेट किया गया कि सेना ने तो एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। और उसी सो कॉल्ड जीत के आड़ में जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जैसे सर्वोच्च पदों पर बैठा दिया गया। बिल्कुल। और ये नैरेटिव बनाने का काम अभी भी लगातार जारी है। कैसे? अगर आप पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग यानी DGISPR की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो वे लगातार देश की जनता को ये बता रहे हैं कि सेना इस वक्त 2 मोर्चों पर लड़ रही है, पूर्व में भारत से और पश्चिम में अफगानिस्तान से। जी। और वे ये भी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हमले करने वाले जो 70% TTP घुसपैठिए हैं वे असल में अफगान नागरिक हैं। लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक जैसे इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप हो गया या आयशा सिद्दीका जैसे जो जाने माने रक्षा विश्लेषक हैं, वो इस पूरी तस्वीर को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि ये जो बाहरी युद्ध का खौफ दिखाया जा रहा है ना, ये असल में एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान अभूतपूर्व आंतरिक संकटों से घिरा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था तो बेहद नाजुक दौर से गुजरी रही है। महंगाई आसमान छू रही है,
हाँ। और दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता भी चरम पर है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जो समर्थक हैं वो लगातार सड़कों पर उतरकर व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। और बलूचिस्तान का मुद्दा भी तो है। वहां नागरिकों का असंतोष अब एक बड़े विद्रोह का रूप ले चुका है। बिल्कुल। तो जब घर के अंदर इतनी आग लगी हो ना, तो सत्ता प्रतिष्ठान के लिए सबसे आसान रास्ता यही होता है कि लोगों का ध्यान बाहरी दुश्मन की तरफ भटका दिया जाए। और ये ध्यान भटकाने की रणनीति बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई भी देती है। कैसे? दिसंबर 2025 में ना DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने एक बयान दिया था। उसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के नैरेटिव को सीधा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बता दिया था। यहाँ तक कि उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर भी करार दे दिया गया। तो ये सब एक ही दिशा में इशारा करता है कि सेना देश के नागरिकों के मन में ये खौफ पैदा करना चाहती है कि अगर सैन्य नेतृत्व सत्ता के केंद्र में नहीं रहा तो पूरा पाकिस्तान बिखर जाएगा। देखिए, ये एक बहुत पुरानी और परखी हुई रणनीति है। एक ऐसा माहौल बनाना जहां सेना खुद को देश का एकमात्र रक्षक के रूप में पेश कर सके। बिल्कुल। लेकिन इस बार का ये खेल इसलिए अलग और ज्यादा खतरनाक है क्योंकि पश्चिम की सीमाओं पर जो दुश्मन खड़ा है ना, वो कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। वो हथियारों से लैस है, उसे भूगोल की समझ है और वो हर दिन सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। घरेलू राजनीति को साधने के लिए एक वास्तविक सैन्य संकट को टूल की तरह इस्तेमाल करना, मतलब ये आग से खेलने के समान है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें तो ये पूरी स्थिति मुझे तो फ्रैंकेनस्टीन के मॉन्स्टर जैसी नजर आती है। बिल्कुल सही तुलना की आपने। मतलब एक देश दशकों तक अपने पड़ोसियों को अस्थिर करने के लिए एक नॉन स्टेट एक्टर का निर्माण करता है, उन्हें पालता है, पोसता है, ट्रेनिंग देता है और आधुनिक हथियार मुहैया कराता है, ये सोचकर कि ये लड़ाके हमेशा उनके रिमोट कंट्रोल से चलेंगे। लेकिन जब वही लड़ाके एक देश की सत्ता पे काबिज हो जाते हैं तो वो अपने ही पुराने आकाओं को आंखें दिखाने लगते हैं। और ये भू राजनीति का एक ऐसा कड़वा सच है जिससे हर देश को सबक लेना चाहिए जी। जब आप शॉर्ट टर्म रणनीतिक फायदों के लिए ऐसे हिंसक गुटों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म में वे गुट उसी राज्य की जड़ों को खोखला करने लगते हैं जिसने उन्हें खड़ा किया था। अस्थिरता का निर्यात करने वाला अंततः खुद उसी अस्थिरता का शिकार हो जाता है। ये एक बहुत ही गहरा सबक है। और इसी के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक ऐसा सवाल छोड़ना बहुत जरूरी है जो शायद किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। जी। हम देख रहे हैं कि तालिबान अपने बचे खुचे अमेरिकी हथियारों और गुरिल्ला रणनीति के बल पर पाकिस्तान जैसी मजबूत पारंपरिक सेना को लगातार थका रहा है। बिल्कुल, उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ रहा है। तो सोचिए, अगर ये हिट एंड रन का सिलसिला और आंतरिक विद्रोह ऐसे ही चलता रहा और इस गुरिल्ला युद्ध के बोझ तले पाकिस्तानी सैन्य संरचना वास्तव में ढहने लगी, तो उन 170 परमाणु हथियारों का क्या होगा जिनका जिक्र हमने शुरुआत में किया था? ये वाकई डराने वाला सवाल है। क्या एक अस्थिर और टूटते हुए ढांचे के बीच दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार इन्हीं नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ लग सकते हैं? एक ऐसा विचार है जिसका असर सिर्फ पाकिस्तान की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे दक्षिण एशिया और शायद पूरी दुनिया के नक्शे और सुरक्षा व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ये सोचने वाली बात है और शायद आने वाले समय का सबसे बड़ा भू राजनीतिक डर भी यही है। जी। तो श्रोताओं, आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस विस्तृत विश्लेषण से आपको कई जटिल परतों को समझने में मदद मिली होगी। बिल्कुल। तथ्यों को खंगालने और नई चीजों को समझने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगली बार फिर एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ लौटेंगे।